नमस्कार साथियों, एक बार फिर से मैं अवनीश शर्मा, मेरा चैनल फार्मा सेल्स सीक्रेट में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये बड़ा रोचक अंक होने वाला है। इस अंक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर सेगमेंट्स अगर चेंज होंगे तो किस तरह से लोगों को परेशानियाँ आती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस जो हमारे पास आए थे, तो उनका जवाब हम लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताता चलूँ, जो लोग हमसे अभी जुड़े हैं, कि सेगमेंट्स होता क्या है। सेगमेंट्स वो होता है कि अलग-अलग कंपनियाँ अपने लिए अलग-अलग सेगमेंट चुनती हैं। जिस तरह से गायनेकोलॉजी एक सेगमेंट्स हो सकता है, ऑर्थो एक सेगमेंट्स हो सकता है, न्यूरो एक सेगमेंट्स हो सकता है और इसके साथ बहुत सारे सेगमेंट्स में काम करते हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है कि एक मैनेजर या कोई मेडिकल रैप एक सेगमेंट्स, जैसे कोई व्यक्ति कार्डियो में काम कर रहा है, वो न्यूरोसाइकियाट्री में आ जाए, न्यूरोसाइकियाट्री वाला जब ऑर्थो में आ जाए, तो तब समस्या उत्पन्न होती है। दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम है कि हमारे बीच में अनुभवी नीरज वानखेड़े जी उपस्थित हैं। नीरज जी का हम मेरे चैनल में उनका बहुत-बहुत स्वागत है। स्वागत है नीरज जी। धन्यवाद अवनीश सर। नीरज जी, आपसे एक मूल प्रश्न है, संक्षेप में अपनी जर्नी के बारे में बताएँ कि किस-किस सेगमेंट्स में आपने काम किया है और किस सेगमेंट में बस अभी काम कर रहे हैं? अवनीश सर, मैंने न्यूरोसाइकियाट्री में 5 साल काम किया था कीवी लैब्स में 2007 से लेके 12 तक। इसके बाद मैंने कीवी छोड़ने के बाद में टैलेंट इंडिया ज्वाइन किया, जिसमें मैंने 10 साल काम किया। उसमें मेरे पास में शुरू में न्यूरोसाइकियाट्री के साथ-साथ डर्मेटोलॉजी भी था। उसके बाद 2015 में टैलेंट में दो ये डायबिटिक लॉन्च हुआ था। तो मैंने 3 सेगमेंट में उस पर्टिकुलर कंपनी में काम किया हुआ था। अच्छा। और अभी मैं कोरोना रेमेडीज़ में हूँ, जिसमें मेरे पास में साइकियाट्री तो नहीं है, डायबिटिक और कार्डियक डिवीज़न है। तो वो मैं उसमें डील कर रहा हूँ अभी। नीरज जी, हमारे जो दर्शक हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं, जब एक सेगमेंट से जी। एक्स से आपने वाई में शिफ्ट किया, तो आपको क्या समस्या आई? थोड़ा-सा हमें संक्षेप में बताएँगे? देखिए अवनीश सर, मुझे समस्या ज़्यादा तो कुछ तो नहीं आई, लेकिन क्योंकि मेरे पास में टैलेंट में 10 साल का अनुभव रहा, न्यूरोसाइकियाट्री, डर्मा, डायबिटिक में काम करने का। कार्डियक नहीं था उस टाइम पे, कुछ एक रेंज थी। तो इसमें मुझे आने के बाद में जो मैं पुराने मेरे कोर डॉक्टर थे, जो मेरी पूरी कवरेज लिस्ट कवर करता था मैं, जी, तो उसमें मुझे बड़ी हेल्प मिली। जी, क्योंकि मेरे कस्टमर वही थे, तो मुझे उन्होंने सपोर्ट किया जी, और आज अच्छा खासा हो रहा है। तो जी। उसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गई। हाँ, नए आने वाले व्यक्तियों को जो चेंज करते हैं, उनको मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ कि अपनी डॉक्टर लिस्ट पूरी कवर करें। कोशिश ये करें कि पूरी कवर हो। क्योंकि आज आप किसी सेगमेंट में हैं, कल दूसरे सेगमेंट में जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि कहीं न कहीं आपको वो सपोर्ट मिलता है। अब ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ता है। जी। आपको काफ़ी कुछ सपोर्ट मिल जाता है, डॉक्टर पूरे कवर होते हैं तो। जैसा अभी नीरज जी ने आपको बताया, एक मूल मंत्र था कि इन्होंने जो अपने जिस सेगमेंट में काम करते थे, उसकी डॉक्टर पूरी लिस्ट जो थी, उसको कवर किया, जिसका कि पूरा फ़ायदा उनको उस सेगमेंट में मिला, जिस सेगमेंट में वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। लेकिन आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि आपके जो प्रिस्क्राइबर थे, जो पहले लिख रहे थे, तो उन्होंने आपके जाने के बाद तुरंत तो लिखना चालू कर नहीं दिया होगा और नहीं किया, तो उसके लिए आपने क्या पॉलिसी अपनाई और कितना वेटिंग पीरियड आपको लगा? देखिए अवनीश सर, आजकल के टाइम पे ब्रांड इतने हैं, कंपनीज़ इतनी हैं कि रश बहुत है, डॉक्टर्स पे भी प्रेशर बहुत है। वहाँ आपके रिलेशन ही काउंट करते हैं और आपकी फेस वैल्यू, आपका जो कॉल करने का तरीका है, ये सारी चीज़ें, आपकी पंक्चुअलिटी बहुत मायने रखती है। उसमें ये होता है कि डॉक्टर आगे चल के, हाँ, समय लगता है थोड़ा-सा, लेकिन हाँ, फ्लो आ जाता है, कोई इश्यू नहीं होता उसमें। तो मेरा सभी से ये कहना है कि पंक्चुअलिटी और डॉक्टर कवरेज बराबर रखें अपना, अपनी प्रेज़ेंस रखें डॉक्टर चैम्बर में, ताकि आपको आगे समस्या ना जाए, कोई भी सेगमेंट में जाएँ, तो समस्या ना जाए। दोस्तों, मैं यहाँ से एक बात नीरज के बारे में बताता चलूँ। जब भी ये जिस कंपनी में भी रहे हैं, हमेशा हर साल उन्होंने अवार्ड जीता है और वर्तमान में भी जिस कंपनी में है, तो जो लास्ट ईयर इनका गुज़रा है, उसमें भी उन्होंने अवार्ड जीता है। एक प्रश्न, जो मूल प्रश्न आता है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी दिनचर्या आप किस तरह से प्लान करते हैं? बस अवनीश सर, मॉर्निंग में अपना तैयार होकर के लंच वंच लेकर के निकल जाते हैं, 10 बजे के करीब करीब वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। कोर डॉक्टर को नहीं छोड़ना है, अपने जो कोर डॉक्टर हैं, आज आपकी इस कंपनी में कोर डॉक्टर हैं, कल किसी और कंपनी में जाते हैं, तो सेगमेंट वाइज काफ़ी कुछ उनके पास में स्पेस रहता है और
आपका जो बास्केट है उसमें कहीं ना कुछ आपका सटीक सामने वाले के लिए बैठ ही जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि पूरा कवरेज रखें बढ़िया, और जो पंचुअलिटी है, जो एक फेस वैल्यू है, बहुत महत्व रखती है, क्योंकि ये आपकी फेस वैल्यू से ही सारी चीज़ें होती हैं, आपकी प्रेजेंस जो डॉक्टर चैम्बर में है। तो क्या होता है कि कभी-कभी अगर आप, मैं कहना चाहूँ कि अगर आप ना निकलें काम पे, तो आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया कि कोई ना कोई दूसरा उसको ग्रास कर जाएगा। देखिए, यही एक जो भी लीडर होता है उसकी क्वालिटी होती है कि वो हर दिन कुछ ना कुछ नया करता है, कुछ ना कुछ आगे के दिन के लिए सोचकर प्लान करके आगे बढ़ता है। नीरज जी, जब आप ये वर्क प्लान करते हैं तो क्या पैच वर्क के हिसाब से करते हैं या कॉल एवरेज आपकी किस तरह से प्लान करते हैं सामान्य लोगों के लिए? पैच वर्क के हिसाब से काम करते हैं, और पैच वर्क में भी ये है कि कौन क्या, हमारी प्रायोरिटी क्या है। आप तो, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आप पर डे का एक टारगेट फिक्स करके चलें कि मुझे आज इतने का बिज़नेस चाहिए है। तो वो लास्ट डे के लिए, क्लोजिंग डे के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, जिसमें आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। जो आज के समय में कई एमआर भाई लोग परेशान होते हैं, तो पहले दिन से ही आप अगर जुट जाएँगे तो लास्ट डे में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी परेशान होने की, ईज़िली हो जाएगा। जैसा इनके शब्दों से मैं समझ पा रहा हूँ कि हर व्यक्ति जो परीक्षा देना की कोशिश करता है तो उसको हर दिन अपना पाठ याद करना चाहिए। तो परीक्षा के समय या जब टारगेट जब आप अचीव करने के लिए जाएँ तो अतिरिक्त पढ़ाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अतिरिक्त मेहनत की नहीं पड़ती है। शायद यही आप कहना चाहते हैं। और मैं आपसे एक छोटा-सा प्रश्न और करना चाहूँगा कि जब आप बाहर जाते हैं तो उसकी प्लानिंग आप डे बिफोर करते हैं, उसकी जब बाहर से आ जाते हैं तो आप जो रिव्यू लेकर के आते हैं तो उसको किस तरह से आप इम्प्लीमेंट करने के लिए नेक्स्ट विजिट के लिए प्लान करते हैं? अगर कुछ हो सके तो बताइए? देखिए, बाहर जाने की, जैसे किसी आउट स्टेशन जा रहे हैं या एक स्टेशन जा रहे हैं, तो उसकी एक दिन पहले प्लानिंग करना चाहिए हमें। हमें देखना चाहिए कि हमें किसने क्या कमिट किया था, और हमने क्या कमिट किया था वो हमने पूरा किया है कि नहीं किया है। जी, जी। जी, बहुत और उसी हिसाब से टेलीफ़ोनिकली आजकल सभी के पास में केमिस्ट के नंबर्स बहुत होते सही, हैं, सब सारी चीज़ें टेक्नोक्रेट हैं। होती हैं, तो हुँ, पहले फ़ीडबैक ले लें आप वहाँ का, हाँ, या जाकर के भी ले सकते हैं, हाँ। और उस हिसाब से आप माइंड मेकअप करके जाएँ डॉक्टर के पास में, उनसे रिक्वेस्ट करें, और उस जिस भी पर्टिकुलर ब्रांड पे बात हुई उस पे डिस्कशन ज़रूर करें, और नेक्स्ट डे जब आप वापस आते हैं या सेम डे वापस आते हैं तो नेक्स्ट डे उस चीज़ का फ़ॉलो-अप ज़रूर लें जी। कि कल जो बात हुई थी उस पे क्या प्रोग्रेस हुई हमारी, कि क्या कुछ ज़्यादा बिज़नेस जनरेट हुआ, वहाँ से कुछ प्रिस्क्रिप्शन जनरेट हुए, नहीं हुए, क्या हुआ, उस हिसाब से आप फ़ॉलो-अप करिए। फ़ॉलो-अप बहुत ज़रूरी है, फ़ॉलो-अप के बिना कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं हो सकता। आज की हमारी ये संक्षेप से बातचीत थी नीरज जी के द्वारा। आप अगर आपको हमारा ये अंक पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल फार्मा सेल सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन आपको दिख रहा होगा उसको हिट अवश्य करें क्योंकि हमारे अंक लगातार बनते रहे हैं और आप तक पहुंच सकें इसके लिए ये बात सुनिश्चित करेगी कि आपने बेल आइकॉन को हिट किया। जहां तक सवाल है नीरज जी का, हम इस अंक को लगातार बनाते रहे हैं और कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में हो, कोई दुविधा हो आपके मन में फार्मा को लेकर के, फार्मा सेल्स को लेकर के, तो मुझे ज़रूर संपर्क करें, नीरज जी को संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी रिक्वेस्ट पर फिर से उसी अंक को दोहराएँगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।